चलिए स्टार्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सो वीक इंटरेक्शन की आज हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे वीक इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले जो उसकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी, वीक इंटरेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो जस्ट लाइक जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो ऑपरेशनल टाइम होता है, जो इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन टाइम इज 10⁻³ सेकंड के बराबर होता है। सो 10⁻³ सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरेक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहलाती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का जो रिस्पॉन्स टाइम रहता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻16 सेकंड। लेकिन जो वीक इंटरेक्शन रहती है, वीक इंटरेक्शन इज कंपेरेटिवली मच मच स्लोअर एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। सो जो वीक इंटरेक्शन रहेगी उसका जो लाइफ टाइम स्पैन रहता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻8 सेकंड से लेके फ्यू मिली सेकंड तक इसका लाइफ स्पैन रह जाता है। तो जो आपका जो न्यूट्रॉन है विच डू डिकेज थ्रू द वीक इंटरेक्शन, जो न्यूट्रॉन डिके है वो भी ऑलमोस्ट 17.3 मिनट तक लेके चल जाता है। दिस इज वेरी लॉन्ग टाइम एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो जो आपके पास जो वीक इंटरेक्शन है हमेशा ही स्लो होती है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो इसी वजह से इसको वीक भी बोला जाता है। इसकी जो इंटरेक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है वीक होती है एंड इट इज ए शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन आल्सो। सो प्योरली इसमें जो कैटेगराइज हो जाती है कि वीक इंटरेक्शन कौन कौन सी हो सकती है। वीक इंटरेक्शन दो तीन तरह की होती है। इसमें से जो पहली है उसमें दैट इज कॉल्ड प्योरली इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। सो वीक इंटरेक्शन में जो पहला पोर्शन आ जाता है दैट इज प्योरली इलेक्ट्रॉनिक। तो एग्जांपल्स कौन कौन सी रहती हैं प्योरली इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स होते कौन कौन सी हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फैमिली है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फैमिली। इलेक्ट्रॉनिक फैमिली जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक फैमिली के बारे में क्लियर होता जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फैमिली में जो आपके पास होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद म्यूऑन एंड उसके बाद टाउन। टाउन सबसे हैवी होता है बेटा। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउन न्यूट्रिनो होता है। टाउन न्यूट्रिनो होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक फैमिली होती है। सिमिलरली इसके एंटी पार्टिकल्स आते हैं। तो जो आप जो म्यूऑन है वो म्यूऑन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन में डिके करेगा, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो एंड म्यूऑन न्यूट्रिनो में डिके कर जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। एंड दीज आर गवर्न्ड बाय वी इंटरेक्शन थ्योरी। तो वी इंटरेक्शन आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये आपको एग्जाम में 12 नंबर में आएगा, या फिर फर्मी थ्योरी आएगी या वी इंटरेक्शन आएगी 12 नंबर। इसमें देख सकते हैं बेटा जो भी आपके इंटरेक्शन में ये इन्वॉल्व हो रहा है, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, वेदर दीज आर पार्टिकल्स और वेदर दीज आर एंटी पार्टिकल्स, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सेमी इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन कौन सी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे एंड हेड्रॉन्स भी रहेंगे। ठीक है, बैरियर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। So semi-electronic weak interactions involve both the electrons as well as hadrons. So these hadrons that are involved in such process may be both strange and non-strange. तो strange particles भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, नॉन स्ट्रेंज भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको आप देखेंगे सीकेएम मैट्रिक्स आपके देखने के लिए मिलेगी। सीकेएम हम इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन सी, कोबायाशी मस्कावा मैट्रिक्स। So with the discovery of other flavors, hadrons involved can also possess charmness, beauty, flavors. तो काफी सारे फ्लेवर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन these may not फ्लेवर चेंजिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी नहीं मिलेगी। तो डिपेंडिंग ऑन दी सॉरी कलर चेंजिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन फ्लेवर चेंजिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन फ्लेवर्ड एंड फ्लेवर्ड hadrons, दिस कैटेगरी ऑफ सेमी इलेक्ट्रॉनिक वीक इंटरेक्शंस कैन बी सबडिवाइडेड। तो यहाँ पे आपके पास जो सेमी इलेक्ट्रॉनिक है, सेमी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हेड्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए। तो हेड्रॉन की वजह से अगर आपके पास स्ट्रेंजनेस चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बेसिस पे आपकी सब कैटेगरीज यहाँ पे बन जाएगी। तो स्ट्रेंजनेस कंजर्विंग इंटरेक्शन, सच इंटरेक्शंस इन्वॉल्व नॉन स्ट्रेंज हेड्रॉन्स। तो जिसमें स्ट्रेंज हेड्रॉन्स इन्वॉल्व ही नहीं है उसमें सिर्फ स्ट्रेंजनेस डेल्टा एस जो रहेगी दैट विल टर्न आउट टू बी 0 एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंजनेस कंजर्विंग इंटरेक्शंस between the decaying particle and the products. In examples of delta S is equal to 0 weak processes are just like neutron. जो बीटा डिके है उसमें क्या आता है, ठीक है, न्यूट्रॉन विल डिके इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये वाले आपका जो न्यूट्रॉन डिके है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाता है। जस्ट लाइक इलास्टिक न्यूट्रिनो रिएक्शन हो गया, इलास्टिक न्यूट्रिनो रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया, म्यूऑन कैप्चर हो गया, सारे के सारे जो है इसमें कोई भी स्ट्रेंज पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है जी, इसकी वजह से हम इसको डायरेक्टली गवर्न कर सकते हैं। या फिर फ्लेवर चेंजिंग इंटरेक्शंस जो है, फ्लेवर चेंज हो जाता है, यहाँ पे कलर चेंज नहीं रहता है।
कलर चेंजिंग नहीं रहेगी। सो फ्लेवर चेंज रहेगा। जो लैम्डा नॉट है, जहाँ पे लैम्डा पार्टिकल है, लैम्डा नॉट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी स्ट्रेननेस कितनी है, -1 है, इसकी स्ट्रेननेस कितनी है, 0 है, इसकी स्ट्रेननेस 0, इसकी स्ट्रेननेस 0। तो स्ट्रेननेस डेल्टा एस क्या क्या रहेगा बेटा, डेल्टा एस यहाँ पे चेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट लाइक इसकी स्ट्रेननेस कितनी होती है बेटा, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 0, इसकी भी 0। तो आपके पास स्ट्रेन डेल्टा एस यहाँ पे नॉन जीरो रहेगा। ठीक है जी। तो स्ट्रेननेस चेंजिंग, फ्लेवर चेंजिंग इंटरेक्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। चार्मनेस भी चेंज हो सकती है, ब्यूटी भी चेंज हो सकती है। तो काफी सारे इंटरेक्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमी इलेक्ट्रॉनिक की बजाय आपको नॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस भी आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है जी। डेल्टा एस इज इक्वल टू 1, डेल्टा सी इज इक्वल टू 1, डेल्टा बी इज इक्वल टू 1 वाली इंटरेक्शंस भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। So not going into much of the details. So various flavors are approximately conserved by weak interaction. Color remains unaffected by weak interaction. ये काफी इंपॉर्टेंट है। कलर यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, लेकिन फ्लेवर जो है वो चेंज करता है। ठीक है। जनरेशन मिक्सिंग हमेशा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी आपको। सो सबसे पहली जो थ्योरी है पर जो वीक इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन स्लो क्यों होती है। सो उसके लिए सब जो फर्स्ट थ्योरी आई थी दैट वाज गिवन बाय फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके। तो जो ओरिजिनल थ्योरी थी दैट वाज सिंगल वर्टेक्स इंटरेक्शन, पॉइंट इंटरेक्शन। लेकिन जो लेटर ऑन स्टेजेस में इवॉल्व हुआ है दैट इज कॉल्ड टू वर्टेक्स इंटरेक्शन। लेकिन वो लेटर ऑन स्टेजेस में डिस्कस हुआ था जो पॉइंट इंटरेक्शन है उसके लिए मीडिएटर नहीं चाहिए होता है। लेकिन अभी हमें पता चल चुका है कि जो वीक इंटरेक्शन है उसको जो मीडिएट करता है वो W+, W- एंड Z0 बोसोन्स होते हैं, जिनका अप्रोक्सीमेट मास होता है 90 GeV के अप्रोक्सीमेटली। काफी मैसिव बोसोन्स है। तो इसकी वजह से, काफी मैसिव बोसोन होने की वजह से इनकी जो इंटरेक्शन रेंज होती है काफी कम हो जाती है। ठीक है। सो फर्स्ट वीक इंटरेक्शन दैट वाज ऑब्जर्व्ड इज द न्यूक्लियर बीटा डिके। न्यूक्लियर बीटा डिके सबसे पहली वीक इंटरेक्शन थी। सो फॉलोइंग फीचर्स आर ऑब्जर्व्ड इन द न्यूक्लियर बीटा डिके प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर emitted by radioactive nuclei. Lifetimes are very short as compared to nuclear lifetimes case. सो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन स्पेक्ट्रम इज कॉन्टिन्यूस। ये सारा पार्ट आपको ऑलरेडी पता है। बीटा स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होता है, एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन होनी चाहिए। आपके पास एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकल के आता है, न्यूट्रिनो कंजर्व, न्यूट्रिनो आपको प्रपोज हुआ उसी वहीं से हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन, के कैप्चर, एंटी न्यूट्रिनो, दीज आर डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द सेम थिंग। मतलब जो बीटा डिके है, बीटा डिके को स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। हो सकता है प्रोटॉन डिके से पॉजिट्रॉन मिशन जो है वहां से आप स्टडी कर लीजिए, या फिर के कैप्चर से आप स्टडी कर लीजिए, या फिर एंटी न्यूट्रिनो अब्जॉर्प्शन से आप इसको स्टडी कर लीजिए। तो काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव अवेलेबल है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। जो बीटा डिके की थ्योरी है सबसे पहले पॉइंट इंटरेक्शन थी। सो जस्ट लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में डिके हो जाता है, तो अल्टीमेटली आपके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये वाला पार्ट जो है आपके पास आ जाएगा। तो इसकी जो सिंगल वर्टेक्स इंटरेक्शन है ये सिंगल है। ठीक है, ये सिंगल वर्टेक्स वाली इंटरेक्शन है। लेकिन जो आपके पास आएगा टू वर्टेक्स इंटरेक्शन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स इंटरेक्शन में आपके पास जो मीडिएटर रहेगा वो बोसोन्स रह जाएंगे। ठीक है। जहाँ पे मीडिएटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे मीडिएटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है। सो नो मीडिएटर वेक्टर बोसोन इज इन्वॉल्वड इन द ओरिजिनल फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके। ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि टू वर्टेक्स इंटरेक्शन थ्योरी अपने डिस्कस करनी है, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। लेकिन अगर सिंगल वर्टेक्स इंटरेक्शन है तो सिंगल वर्टेक्स इंटरेक्शन आपने डायरेक्टली फॉलो अप करना है। तो इस इंटरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटरेक्शन के लिए आपको डिके कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। बिकॉज सिंगल वर्टेक्स इंटरेक्शन है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो 2π/h जो स्टैंडर्ड फर्मी गोल्डन रूल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स एलिमेंट लिखिए, उसका स्क्वायर कीजिए एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स लिखिए। आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिके कांस्टेंट वगैरह इंटरेक्शन के लिए निकाल सकते हैं। अगर डिके कांस्टेंट पता चल गया तो आपको सारी प्रोसेस के बारे में उसकी डिटेल्स पता चल जाएगी। तो जो एग्जांपल दे रखी है, एग्जांपल क्या है, 10 कार्बन जो है वो 10 बोरोन में डिके कर रहा है विद द इमिशन ऑफ ए पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज है दैट इज 2 MeV। मतलब E0 जो है इस रिएक्शन के लिए दैट इज 2 MeV के बराबर है। एंड जो ये वाले पार्टिकल निकले हैं पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, इनको हम कंबाइंड स्टेट में लेके चलते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है एंड कंबाइंड स्टेट में लेके चलेंगे। ठीक है जी। सो इसके पॉजिट्रॉनियम को कॉरेस्पॉन्डिंग इसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, कंबाइंड स्टेट इसको लिखा जाएगा।
ठीक है जी। सो इनिशियल स्टेट क्या है बेटा, 10 कार्बन है, उसको जो वेव फंक्शन है सी ऑफ आई लिखा जाता है, और इसको साई ऑफ आई लिख सकते हैं, इनिशियल स्टेट लिख सकते हैं। फाइनल स्टेट का जो कंबाइंड स्टेट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यू ऑफ एफ एंड साई ऑफ ई, साई ऑफ न्यूट्रिनो, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फाइनल स्टेट साई ऑफ एफ लिख सकते हैं। जो मैट्रिक्स एलिमेंट है, मैट्रिक्स एलिमेंट आपको लिखना ही आता है। अल्टीमेटली इसमें क्या रहेगा, एक ऑपरेटर लिखा जाएगा, दैट इज एच ऑपरेटर विच रिप्रेजेंट्स इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन जो है यहाँ पे हम पॉइंट इंटरेक्शन लेके चल रहे हैं, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट इंटरेक्शन है तो वहाँ पे डेल्टा फंक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। डेल्टा फंक्शन क्यों, बिकॉज हमने पॉइंट इंटरेक्शन लेके चले, तो व्हेन आर इज इक्वल टू आर नॉट, तो हमारे पास की वैल्यू 1 आ जाएगी, अदरवाइज 0 रहेगा। तो यहाँ पे जो कपलिंग कांस्टेंट है दैट इज टर्न आउट टू बी जी। तो सब सारा वीक इंटरेक्शन में सारे का सारा खेल ही कपलिंग कांस्टेंट का रहेगा। यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट को भी हम देखेंगे कैसे कैसे इवॉल्व होता है। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स एलिमेंट है, मैट्रिक्स एलिमेंट में बाकी सारे फैक्टर है सच, जो डेल्टा फैक्टर है, डेल्टा फैक्टर आपके इंटीग्रल का पार्ट बन जाएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास सोल्यूशन होकर बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बनेगा बेटा, ये वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया बाद, इसको हम सॉल्व करेंगे जो आपके पास मैट्रिक्स एलिमेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे प्लेनर सोल्यूशन यूज करते हैं, प्लेन वेव सोल्यूशन। ठीक है जी, प्लेनर वेव सोल्यूशन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को प्लेन वेव की तरह ट्रीट कीजिए, जो न्यूट्रिनो उसको प्लेन वेव की तरह ट्रीट कीजिए। तो अगर आपके पास न्यूक्लियर वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ओमेगा के कॉरेस्पॉन्डिंग दे रखा है, तो आपके पास अगर लिखना हो तो प्लेन वेव का सोल्यूशन क्या कैसे लिखा जाता है, आयोटा के डॉट आर के कॉरेस्पॉन्डिंग ही लिखा जाएगा। तो ये आपका वेव फंक्शन ऐसे वर्णन किया जाता है। जो अगर आपके लिए मोमेंटम लिखना हो, मोमेंटम क्या होता है, एच क्रॉस के बराबर होता है। तो दिस इज कंबाइंड स्टेट को कैसे लिखेंगे, कंबाइंड स्टेट को इसी फॉर्म में आप लिख के चल सकते हैं, तो आपके पास काम करना आसान हो जाएगा। तो डिके कांस्टेंट क्या हो रहेगा, डिके कांस्टेंट अगर आप नेचुरली जो एनर्जी है, एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 10⁻13 मीटर आ जाएगा। एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करें तो उसके जो फैक्टर है बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएंगे, तो हम इसको यहीं तक रोक लेते हैं, ओनली इसको क्या लिखेंगे 1 लिख के चलेंगे आगे। मतलब इसका जो फंडा है, मतलब आपकी जो प्लेन वेव है, प्लेन वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्टली इसको यूनिटी बना के हम लिख लेंगे। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, सिर्फ यही पार्ट बचेगा, इसको हम मैट्रिक्स एलिमेंट एम के साथ लिख लेते हैं, बाकी जो कंबाइंड स्टेट है उसको यूनिटी का काउंट कर लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर में जो वॉल्यूम है, स्टेट वॉल्यूम है, दैट इज रिटन एज ओमेगा, एंड कपलिंग कांस्टेंट इज रिटन एज जी, वेयर मैट्रिक्स एलिमेंट जो एम ऑफ एफ आई है, इट इज द डायमेंशनलेस न्यूक्लियर मैट्रिक्स एलिमेंट फॉर द सिंगल वर्टेक्स इंटरेक्शन। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए अगर फॉर दिस ट्रांजिशन द ओवरलैपिंग इंटीग्रल is expected to be unity। वेब आइसोटोपिक स्पिन मल्टीप्लेट की बात करते हैं, बिकॉज अगर इस केस में आपके पास न्यूट्रॉन से लेकर प्रोटॉन तक जा रहे हैं, इसकी कैन बी ट्रीटेड इन द सेम वे। आइसोस्पिन मल्टीप्लेट की कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, तो अगर सेम आइसोस्पिन है, आइसोस्पिन मल्टीप्लेट है, तो वेव फंक्शन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। एंड इसको क्या बोल के चलेंगे, इसको हम मल्टीप्लिसिटी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली रिजल्ट क्या देगी, 1 दे देगी। ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बाकी क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, हमने नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स काउंट करनी है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स काउंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टेट्स है कितनी। नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे आएंगी, आपको फेज स्पेस में जाना पड़ेगा, फेज स्पेस का वॉल्यूम आपको निकालना आता ही है बेटा, मोमेंटम स्पेस है, वॉल्यूम स्पेस है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिवाइडेड बाय h क्यूब कीजिए, तो अल्टीमेटली आपके पास स्टेट्स आ जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनो भी है, तो आपके पास इसको दोनों को टेक केयर आपको करना पड़ेगा। तो न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन के लिए एज वेल एज न्यूट्रिनो के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। ठीक है, तो दोनों को लेके चलेंगे। तो नेट एनर्जी कितनी है बेटा, दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूट्रिनो। तो दोनों को आपके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड इक्वेशंस बनी हुई है। न्यूट्रिनो का मास ऑलमोस्ट 0 होता है, इसलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, उसको आप लेके चल सकते हैं। अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा कि आपके पास जो आपके पास डिके कांस्टेंट है, डिके कांस्टेंट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो इसको आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसको आप डी ऑफ लैम्डा जो है, इसको आप वन साइड में रखिए, दूसरा पोर्शन ये वाला भी है जो, इसको भी आप इस साइड में लेके आ जाएंगे, तो बाकी सारा पोर्शन जो है दूसरी साइड में रखेंगे, तो आप क्या इसको ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं। तो अगर आप इस फैक्टर का ग्राफ प्लॉट करके चलेंगे वर्सेज दिस टर्म, तो आपके पास क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आगे बाहर आके निकल आएगी। तो प्लॉट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड वर्सेज the energy gives you a straight line which is called the Curie plot। इस लाइन को क्यूरी प्लॉट बोला जाता है, इसको भूलना मत बेटा, बिकॉज काफी बार बच्चे गलती कर देते हैं, एग्जाम में आ जाता है क्यूरी प्लॉट, आप भूलते रह जाते हैं क्यूरी प्लॉट क्या था। ठीक है जी। तो जो आपकी फर्मी थ्योरी है उसमें आपके क्यूरी प्लॉट बनाया जाता है। तो क्यूरी प्लॉट जो है which following graph shows the Curie plot when a neutrino decays into electron and anti neutrino। तो ये ग्राफ क्या है बेटा, इट इज गिवन ग्राफ ऑफ बीटा डिके। इसमें क्या है,
आपके पास इलेक्ट्रॉन बनेगा एंड एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। तो इस चीज के लिए क्यूरी प्लॉट है। तो क्यूरी प्लॉट एट लोअर एनर्जीज इज बेंड, तो ये वाला जो कर्व है यहाँ पे हल्का सा बेंड देती है बिकॉज ऑफ द कूलम्बिक रिपल्शन। तो ये कूलम्ब इंटरेक्शन है, तो ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपको रिजल्ट देती है। तो दिस इज ड्यू टू द कूलम्ब इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बहुत कम होता है उसकी एनर्जी से, इसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा मॉडरेट कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास हम यहाँ से निगलेक्ट कर दें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो डिके विड्थ होगी, डिके कांस्टेंट रहेगा, दैट विल बी मच इजियर टू कैलकुलेट, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएंगे दैट विल टर्न आउट टू बी लाइक दिस। तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिम है, इसमें लिख देता हूँ सीधा सीधा, इट विल बी लाइक दिस। सो 2 पाई क्यूब सी स्क्वायर h क्रॉस 7 दैट विल बी e नॉट रेज टू पावर 5। हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ उसकी सरफेस को देखना है कि कैसे कैसे हमारे पास रिजल्ट बनेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको अगर आप कैलकुलेट करने की बात करें फॉर दी एनर्जी ऑफ 2 MeV एंड जो उसका लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 by टाउ होता है। तो टाउ अगर हम इसके लेके चले 1/20 सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास क्या आएगा, जो डिके जो आपके पास कपलिंग कांस्टेंट है, कपलिंग कांस्टेंट टर्न आउट टू बी 1 × 10⁻⁻49 अर्ग सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाला आपको यहाँ कपलिंग कांस्टेंट आ जाता है। सारे का सारा खेल बेटा कपलिंग कांस्टेंट पे ही बेस्ड रहेगा। यही वाला जो हमने कपलिंग कांस्टेंट निकाला है, इट इज विदाउट एनी कूलम्बिक इंटरेक्शन। लेकिन अगर आप कूलम्बिक इंटरेक्शन को इसमें टेक केयर करके चलोगे तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बनेगा, कूलम्बिक इंटरेक्शन को कपल करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल टर्न आउट टू बी 9 × 10⁻50 MeV M³ के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो कपलिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा स्मॉल होने की वजह से इसकी जो वीक इंटरेक्शन आती है, मतलब पार्टिकल्स आपस में वीकली इंटरेक्ट करेंगे। जो फर्मी कांस्टेंट रहेगा, फर्मी कांस्टेंट को लिखने का क्या तरीका है, दैट इज इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, दैट इज 10⁻⁵ MP² के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको आप लिख के भी रख सकते हैं। तो बाकी वाला पोर्शन इसके वाला है, इसको कैसे इलैबोरेट करना है या कपलिंग कांस्टेंट को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो लेटर ऑन स्टेज में डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन आज के लिए इतना है कि आपके जो फर्मी थ्योरी है, जो सिंगल वर्टेक्स इंटरेक्शन है, सिंगल वर्टेक्स इंटरेक्शन में जो आपका कपलिंग कांस्टेंट निकल के आता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻50 MeV पर इनटू मीटर क्यूब, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी इंटरेक्शन जो है वीक रहती है। अभी हमने क्या मान के चले हैं कि हमारे पास जो इसमें इंटरेक्शन है वो सिंगल वर्टेक्स वाली है, लेकिन जैसे ही हम 2 वर्टेक्स इंटरेक्शन लेके चलेंगे हमारे पास थोड़ा सा सिनारियो बदल जाएगा। तो किसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। तो थैंक यू वेरी मच। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए।